तो बात करेंगे अब मुद्रा एवं मुद्रा की पूर्ति के बारे में। ये चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होगा। मुद्रा क्या होती है भाई? मुद्रा विनिमय का एक साधन है। जैसे ही आप मुद्रा की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मुद्रा विनिमय का एक साधन है। तो एकदम से आपके दिमाग में सवाल आएगा कि फिर विनिमय क्या होता है। तो देखो, समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप नहीं कर सकता। जैसे आप हो, मान लो, या तो आप टीचर बन जाओगे तो क्या होगा, खुद पढ़ लोगे, किसी को पढ़ा लोगे, या डॉक्टर बन जाओगे, अपना इलाज खुद कर लोगे। या टीचर, डॉक्टर, लॉयर, साथ ही साथ इंजीनियर, सब कुछ एक ही साथ बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं यानी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर सकता। इसी वजह से उसे दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो एज अ टीचर मैं किस पर निर्भर हूँ कि भाई कोई मेरे को लैपटॉप बना के देगा, कोई मेरे को सारी चीजें बना कर देगा, सर्विसेज देगा, इंटरनेट की सर्विस देगा, तो मैं बच्चे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हर व्यक्ति क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। और इसी निर्भरता की वजह से क्या करना पड़ता है भाई, उसे यूज करना पड़ता है अलग अलग साधनों का। अब मान लो अगर मैं आपके किसी साधन का उपयोग करूंगा तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा ना, या नहीं देना पड़ेगा? ठीक है, और क्योंकि मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा, इसी वजह से विनिमय का जन्म होता है। विनिमय का मतलब है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता, यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं का नहीं कर सकता। इसी वजह से उसे क्या करना पड़ता है भाई, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है और अन्य वर्गों से लेन देन करना पड़ता है। इसी लेन देन को क्या कहते हैं भाई, विनिमय कहते हैं, क्योंकि आप दूसरे समाज पर, दूसरे वर्ग पर निर्भर हो। ठीक है, आप उसको कुछ देते हो और उससे कुछ लेते हो, और इसी वजह से ये जो लेन देन है वो होता है, और इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय ना कहकर हम ये कहेंगे कि विनिमय बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विनिमय क्या होता है, तो आप उसे सिंपल सा ये कहेंगे कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करना ही क्या कहलाता है भाई, विनिमय कहलाता है। ये सिंपल सी बात है। इसके बाद बात आती है फिर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। तो देखो, पुराने समय में क्या होता था। पुराने समय में अब मुद्रा वगैरह तो होती नहीं थी, रुपया पैसा वगैरह कुछ नहीं होता था। तो उस समय लोग क्या करते थे भाई, एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लिया करते थे। और उस समय इतनी सारी चीजें भी नहीं हुआ करती थी, लोगों को खाने के लिए चाहिए होता था, औजार वगैरह चाहिए होते थे। ठीक है, और बेसिक जरूरत की चीजें चाहिए होती थी। तो वो क्या करते थे कि मान लो जो औजार बनाने वाला है, उसको गेहूं दे देते थे, उससे औजार ले लेते थे। ठीक है, औजार वाले को खाने के लिए मिल जाता था। ठीक है, और इन्हें औजार मिल जाते थे जिससे कृषि करते थे, और ऐसे काम चलता रहता था। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या होने लगा, समस्या तब आने लगी जब चीजें डाइवर्सिफाई होने लगी, यानी बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, अभी अगर आप वर्तमान में देखो तो आपको कितनी सारी चीजें खरीदनी पड़ती है। अब मान लो आपको जियो का रिचार्ज कराना है, तो आप जियो कंपनी के अंदर एक बोरा गेहूं भर के थोड़ी ना ले जाओगे कि ये लो हमारा 199 का रिचार्ज कर दो। करोगे क्या ऐसे? बताओ। नहीं सर। नहीं करोगे, कितना नहीं करोगे, इम्प्रैक्टिकल कितना लगेगा। इम्प्रैक्टिकल लगेगा। ठीक है, जी अब ठीक है। ये अब ये सो, ये सोच के देखो कि ये मान लो सोच के मैं देखो हूँ। कि मान लो मैं हूँ। भाई आपको अपना माइक भाई बंद आपको करना अपना पड़ेगा, माइक बंद करना आवाज कितनी हो रही पड़ेगा, है। आवाज कितनी हो रही है। ठीक है, तो अब ये सोच के देखो कि जैसे जियो के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, एक बोरी गेहूं लेकर नहीं जाओगे। ठीक है, आप बोरा भर के चावल लेकर नहीं जाओगे कि भाई क्या कर दो, रिचार्ज कर दो। या मान लो आप बाइक खरीदने गए, तो आप ट्रक भर के गेहूं थोड़ी ना लेके जाओगे कि ये लो गेहूं 50 लाख के आसपास का, या मान लो 10 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख का गेहूं और मेरे को गाड़ी दे दो। कितना इम्प्रेक्टिकल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं उन लोगों के सामने समय के साथ साथ जब चीजें क्या होने लगी, बढ़ने लगी, क्योंकि वस्तु विनिमय इम्प्रैक्टिकल सी चीज है। तो हम देखते हैं जरा प्राचीन समय में विनिमय कैसे होता था। प्राचीन समय में विनिमय किस प्रकार से किया जाता था। जस्ट अ सेकेंड। तो प्राचीन समय में मुख्य रूप से विनिमय वस्तु द्वारा किया जाता था, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता था। पुराने समय में लोगों की आवश्यकताएं कम होती थी, इसी वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, कारगर थी। पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होने लगा और समाज की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कमियां सामने आने लगी। क्या क्या कमियां सामने आई, कमियां देखो क्या क्या समस्या होती थी। पहला तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें पहले व्यक्ति के पास उपलब्ध वस्तु दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करे, और दूसरे व्यक्ति के पास उपलब्ध वस्तु पहले व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करे। इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास गेहूं है, ठीक है, और मुझे तुमसे औजार खरीदने हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास वो औजार होने चाहिए जो मेरे को चाहिए, और तुम ऐसे भी होने चाहिए जिसे गेहूं चाहिए। मान लो तुम्हें चावल चाहिए, या चावल की जगह दाल चाहिए, या कुछ और चाहिए। ठीक है, तो उस स्थिति में तुम मेरे से सौदा नहीं करोगे, तो मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसपे मेरे को औजार भी मिल जाए और वो गेहूं लेने को तैयार भी हो। तो ऐसी समस्या आती थी। या मान लो मेरे पास कोई और चीज है, तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसे उस चीज की आवश्यकता हो और उसके बदले वो मुझे वो दे दे जिसकी आवश्यकता मुझे है।
ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखा है, यदि किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, उसे चावल की आवश्यकता है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल हो और उसे किसकी आवश्यकता हो, गेहूं की। अब सोचो ये ढूंढने में कितनी मुश्किल होगी। ठीक है, इसी वजह से समस्या होती थी। ठीक है कि भाई पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढो फिर उससे व्यापार करो। दूसरी समस्या क्या होती थी कि भाई मूल्य की समान इकाई का अभाव था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के आधार पर मूल्य निर्धारित करना मुश्किल होता था, क्योंकि मूल्य की समान इकाई का अभाव था। अब कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे को 1 किलो चावल के बदले कितने गेहूं देने चाहिए? या आपको कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो आपको एक छेनी खरीदनी है या एक हथौड़ा खरीदना है, तो उसके बदले आपको सामने वाले को कितना गेहूं या कितना चावल देना है? तो ये समस्या आती थी कि भाई मूल्य की समान इकाई का अभाव हुआ करता था, सामान्य इकाई का अभाव हुआ करता था, कि पता नहीं चलता था कि हम दो चीजों के बीच में लेन देन किस आधार पर करें, कौन सी चीज महंगी है कौन सी चीज सस्ती है, और अगर महंगी है तो कितनी महंगी है, सस्ती है तो कितनी सस्ती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है, यदि आपको कार खरीदनी है और आपके पास गेहूं है, तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि एक कार के बदले आपको कितना गेहूं देना चाहिए, और दूसरी स्थिति में यदि किसी के पास चावल है, तो उसे इस कार के बदले कितने चावल देने चाहिए। ये तो आज का दौर हो गया। पुराने दौर में मान लो आपको क्या करना है, कोई एक गाय खरीदनी है। अब गाय के बदले आपके पास मान लो क्या औजार है। ठीक है भाई, आपके पास औजार है, आप औजार बनाते हो। अब मान लो आपको गाय खरीदनी है, तो सोचो जरा आप गाय कैसे खरीदोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप गाय खरीदने वाले हो उसको इतने सारे औजार वो करेगा क्या? तो वो तो आपसे खरीदेगा ही नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने औजार किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने पड़ेंगे जिसे इतने सारे औजार चाहिए हो, उसके बदले वो आपको गेहूं या चावल दे दे जो उस गाय वाले के काम भी आ जाए। फिर आप वो गेहूं चावल पहले तो इकट्ठे करोगे, फिर जाकर क्या करोगे, उस गाय को खरीदोगे जिससे आपकी जरूरत पूरी होगी। तो सोचो कितना मुश्किल होता होगा उस दौर के अंदर। और फिर ये भी समस्या कि भाई कितने चावल दूं, कितने गेहूं दूं, कितने औजार दूं। तो ये समस्या होती थी। नेक्स्ट समस्या क्या थी भाई, मूल्य संचय की समस्या थी। मूल्य संचय समस्या का मतलब सिर्फ इतना समझो कि भाई पैसा सेव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, सेविंग करना मुश्किल हो जाता था। अब मान लो इस बार तुमने बहुत अच्छी खेती की, तुम्हारी इस बार खेती अच्छी हुई, बारिश वगैरह अच्छी हो गई, और तुमने 2 टन गेहूं उगा लिया। ठीक है भाई, अब 2 टन गेहूं तुम एकदम से तो खर्च करोगे नहीं। अगर तुम्हारे पिताजी 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो सब एकदम से खर्च नहीं करते, हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे खर्च करते हैं। तो अब 2 टन गेहूं तुमने उगा तो लिया, पर तुम्हें वो इंस्टेंटली खर्च करना पड़ेगा। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सोच के देखो कि अगर तुम उसे 1 साल 2 साल या 5 महीने 6 महीने 3 महीने के लिए बचा के रखते हो, तो 2 टन गेहूं के लिए पहले तो कितनी सारी जगह चाहिए होगी। दूसरा कि अगर वो खराब हो गया तो उसमें कीड़े लग गए, तो सीलन आ गई, तो तुम्हारा सारी मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी। तो ये समस्या होती थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचय करने के लिए व्यक्ति को वस्तुओं को ही रखना पड़ता था, यानी अब तुम्हें गेहूं इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से उन वस्तुओं के खराब होने से होने वाली हानि और लंबे दौर तक रखने के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ती थी वो क्या होता था, नुकसान होता था। इसके अलावा क्या समस्या होती थी, इसके अलावा समस्या होती थी हस्तांतरण की। हस्तांतरण कैसे करें भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का हस्तांतरण करना अत्यधिक कठिन होता था, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति को वस्तुओं का हस्तांतरण करना पड़ता था। जैसे एक बार इमेजिन करके देखो, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिहार में रहते हैं, कुछ यूपी में रहते हैं, ठीक है, और कुछ अलग अलग जगह पर रहते हैं। अगर अब मैं आपसे बोलता कि भाई आपको फीस जमा करानी है, जो कि हमारी 400 फीस है, आप बोलते कि सर पैसे तो है नहीं है, वस्तु विनिमय चल रहा है, ठीक है, यानी कि हम आपको क्या करेंगे, इस हिसाब से 40 किलो गेहूं बेच देंगे। ठीक है, अब सोचो तो मेरे को यूपी से यहाँ पर 40 किलो गेहूं बेचते तो कितना अजीब सा लगता है ये। ठीक है, तो इसी वजह से उस दौर में क्या करना पड़ता था, हस्तांतरण प्रणाली का अभाव था, यानी पैसा वगैरह होता नहीं था, तो तुम्हें किसी को पैसा देना है तो उसे वस्तु देनी पड़ती है। अब मान लो किसी के घर पे गेहूं है, वो मेरे को गेहूं दे देता, किसी पे चावल है वो चावल दे देता, किसी पे औजार है वो औजार दे देता, तो कितनी समस्या होती। ठीक है, तो ये समस्या थी। इसके अलावा वस्तुओं को कम मूल्य में बांटना मुश्किल हो जाता था। कम मूल्य में बांटना मुश्किल हो जाने का मतलब है कि जैसे मान लो एक गाय है, ठीक है, अब गाय के बदले तुम्हारे को 50 किलो गेहूं मिल सकते हैं, 100 किलो गेहूं मिल सकते हैं। ठीक है, अब उस गाय को मान लो तुम्हें 50 किलो या 100 किलो गेहूं चाहिए ही नहीं, तुम्हें 20 किलो गेहूं चाहिए, तो कैसे लोगे? ठीक है, अब उस गाय को अलग अलग करके तो बेचोगे नहीं, तुम्हें गाय तो पूरी एक बार में देनी पड़ेगी, या कोई भी अलग ऐसी चीज है जो महंगी है। तो उस स्थिति के अंदर समस्या होती थी कि भाई अब इतना मेरे को, इतनी तो जरूरत ही नहीं है, अगर मैं ये गाय दूंगा तो मेरे को उससे इतना गेहूं तो लेने ही पड़ेंगे, फिर मैं उस गेहूं का क्या करूंगा? तो ये समस्या होती थी उस दौर के अंदर। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या समस्या होती थी कि भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव होता था। जैसे अभी अभी हम करते हैं, जैसे हम फिक्स कर लेते हैं कि भाई ठीक है आपको हमें क्या करना है, इतना पे करना है मंथली, या आप भी फिक्स कर लेते हो। जैसे मान लो आपने मोबाइल खरीदा इंस्टॉलमेंट पे, तो आपने फिक्स कर लिया कि भाई मैं क्या करूंगा, 1200 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट दूंगा, कितने, 8 महीने के लिए, और मोबाइल मैं लेकर आ गया। ठीक है, अब इस स्थिति के अंदर ये क्या, भविष्य में किया जाने वाला भुगतान। ठीक है भाई, जो आप पहले चीज ले लेते हो पर भविष्य में भुगतान करते हो। ठीक है, अब इसका अभाव होता था, इसे निर्धारित करना मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लो अभी आपने कह दिया कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे को क्या करूंगा, 100 टन गेहूं हर महीने दिया करूंगा और मेरे को मोबाइल दे दो। ठीक है, समस्या कहाँ है, समस्या यहाँ पर है कि भाई वो गेहूं अभी मान लो 10 रुपए किलो है, आगे जाकर अगर 100 रुपए किलो हो जाए तो तुम्हें नुकसान होगा, और क्या पता 6 महीने बाद इतना गेहूं पैदा ही ना हो।
ठीक है, या फिर जो चीज तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाए तो कैसे भुगतान करोगे। तो ये सब समस्याएं होती थी, और इन्हीं सब समस्याओं की वजह से जन्म हुआ किसका, मुद्रा का। किसका जन्म हुआ भाई, मुद्रा का। ठीक है भाई। शुरुआती दौर में लोगों ने क्या किया, शुरुआती दौर में डायरेक्टली मुद्रा नहीं आई थी। ठीक है भाई, क्या हुआ था कि पहले सोने के सिक्के वगैरह या कीमती धातु वगैरह के बदले लोग लेन देन कर लिया करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, और वहां से मुद्रा की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो कीमती धातु वगैरह के बदले क्या करते थे, लोग आपस में लेन देन कर लिया करते थे। ठीक है। अब मुद्रा की शुरुआत हुई, मुद्रा में क्या होता था। मुद्रा बेसिकली क्या है, वस्तु प्रणाली में अनेकों कमियां होने की वजह से मुद्रा को विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब वस्तु विनिमय प्रणाली में कमियां थी, इसी वजह से मुद्रा को विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। मुद्रा वह वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये डेफिनेशन याद रखना। यानी मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय यानी कि लेन देन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, जो 100 का नोट आप देखते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तब तक, जब तक आरबीआई ये गारंटी ना दे कि भाई अगर ये नोट किसी भी वजह से गलत होता है या कोई आपको इसका पैसा नहीं देता है तो इसके बदले का मूल्य मैं आपको चुकाऊंगा। उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, कौन सी, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जितने का भी वो नोट होता है उतना उस पर लिखा होता है। जैसे 100 का नोट है तो उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वहां पर धारक का मतलब क्या है, धारक का मतलब है कि जिसके पास वो नोट है। तो यहाँ पर आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का केंद्रीय बैंक, आपको गारंटी देता है कि अगर किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति अगर आपको इसके 100 रुपए का मूल्य नहीं देगा तो मैं खुद पैसे दूंगा। यानी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो कागज का टुकड़ा आपने हाथ में पकड़ रखा है इसकी वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू नहीं है, उसे स्वीकार किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसे पीछे से बैक करती है, कौन बैक करती है, हमारा आरबीआई, और हमारी सरकार उसके क्या करती है, समर्थन देती है अपना। इसी वजह से वो नोट क्या है, वैल्यू रखता है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसे बेहतर तरीके से समझना है तो एक बार डीमोनेटाइजेशन के बारे में सोचो। जब हमारे यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ था यानी कि मुद्रा को बंद कर दिया था, तो उस दौर में 500 और 1000 के नोटों की कीमत कितनी होती थी, सोचो। ठीक है, और जैसे ही सरकार ने बोला कि भाई अब ये क्या नहीं होंगे, लीगल टेंडर नहीं होंगे, यानी सरकार और आरबीआई ने अपना हाथ खींच लिया, तो वो सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यानी वो सिर्फ क्या रह गया, कागज का एक टुकड़ा रह गया। ठीक है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि इसे स्वीकार किया जाता है, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, उस श्योरिटी की, उस गारंटी की जो आरबीआई आपको देता है, जो आपकी सरकार आपको देती है। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई सबको, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो भाई वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह क्या आ गई भाई, मुद्रा आ गई। ठीक है। अब मुद्रा के बारे में बात करते हैं कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे स्वीकार किया जाता है। ये लाइन याद रखना, ये काम आएगी तुम्हारे हमेशा। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार की मुद्रा होती है। देखो, पहली होती है आदेश मुद्रा। ठीक है भाई, आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सरकार के आदेश द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि सरकार उसे बैक करती है, पीछे से अपना समर्थन देती है। वो बोलती है कि इस नोट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, वरना उस नोट की वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है। तो आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सरकार के आदेश द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सभी नोट और सिक्के शामिल होते हैं, आपके जितने भी नोट है और जितने भी सिक्के सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। दूसरी मुद्रा होती है आपकी न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। ठीक है भाई, जैसे आप किसी को कोई चेक काट के दे देते हो, क्या करते हो भाई, आपने अपने कोई सामान लिया और उसे चेक दे दिया कि भाई जाना और पैसे निकाल लेना। ठीक है। अब उस बंदे को नहीं पता कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा है या नहीं है, पता है क्या उसे, नहीं पता। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, तुम्हारे भरोसे के ऊपर उस चेक को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, उस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ ये मानकर कि अगर तुम दे रहे हो तो वो सही ही होगा। ठीक है, और सरकार भी इसके पीछे कोई आदेश नहीं देती है, ना कि सरकार बैक करती है। तो न्याय मुद्रा का मतलब वह मुद्रा है जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है। जैसे कि एक चेक होता है, उस पर सरकार कोई बैक नहीं करती, उस पर सरकार का कोई वो नहीं होता। हाँ, अगर चेक बाउंस हो जाए तो एक व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। ठीक है, पर वो आपके और जिसको आप पेमेंट कर रहे हो या जिससे आप पेमेंट ले रहे हो उसके बीच के विश्वास पर आधारित होती है। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, न्यास मुद्रा बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो होती है पूर्णकाय मुद्रा। अब इसे समझना गौर से। पहली बात तो पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा, ये दोनों वो मुद्राएं हैं जो बेसिकली सिक्कों से रिलेटेड है, इसे याद रखना। ठीक है। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है कि जब इसे जारी किया जाता है तो इसका वस्तु का मूल्य और इसका यानी जो इसका वस्तु का मूल्य और इसका मौद्रिक मूल्य बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर आप एक का सिक्का लो, एक का सिक्का किसका बना होता है, धातु का बना होता है ना भाई, प्लास्टिक का तो बनता नहीं है। अब उस धातु की भी तो कुछ वैल्यू होती होगी ना।
ठीक है, अगर आप उस धातु को पिघलाकर बेचो तो उसकी भी कोई वैल्यू होती होगी। ठीक है, तो पूर्णकाय मुद्रा का मतलब है कि अगर ये सिक्का 1 रुपए का है तो जिस धातु या जितनी धातु का प्रयोग किया गया है इसे बनाने के लिए, उस धातु की कीमत भी कितनी होगी, 1 रुपया ही होगी। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये पूर्णकाय मुद्रा कहलाएगा। ठीक है, यानी उसकी मौद्रिक वैल्यू का मतलब है कि जितना उस पर लिखा हुआ है, जैसे कि 1 रुपया या 10 रुपए, और उसकी धातु यानी उसके वस्तु मूल्य का मतलब है कि जितना जिस वस्तु से वो बनी है उस पर जो लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है भाई, उसका वस्तु मूल्य कहलाता है। तो इस तरीके से अगर उसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगी, पूर्णकाय मुद्रा कहलाएगी। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, इसका एक उदाहरण आप ले सकते हो कि जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो उस समय जो 1 रुपए का चांदी का सिक्का चलता था, उस समय जो 1 रुपए के सिक्के होते थे वो चांदी के बना हुआ करते थे, उनका मौद्रिक मूल्य 1 रुपए होता था। और अगर इन सिक्कों में लगी हुई चांदी को अगर आप बाजार में बेचोगे, यानी मान लो आपने उन सिक्कों को पिघला लिया और उसकी चांदी को आप बाजार में बेचने जाओ तो वो भी आपको कितने में बिकेगी, 1 रुपए की ही बिकेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्णकाय मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, इसकी ठीक उल्टी होती है कौन सी भाई, साख मुद्रा। साख मुद्रा का मतलब है जिसका मौद्रिक मूल्य ज्यादा होता है, ठीक है भाई, जबकि वस्तु मूल्य कम होता है। यानी मान लो अगर वो सिक्का 10 रुपए का है तो उसका मौद्रिक मूल्य 10 रुपए, पर उसमें जो धातु लगी है वो सिर्फ 5 रुपए की है, 4 रुपए की है, 3 रुपए की है, यानी अल्टीमेटली लेस देन 10 रुपीज है। ठीक है भाई, ये मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, वैसे लेस देन 10 रुपीज है। ठीक है भाई, जो उसके अंदर धातु लगी है वो क्या है, लेस देन 10 रुपीज है। तो उसी को क्या बोला जाता है, साख मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो धातु लगी है अगर आप उसे पिघलाकर बेच दोगे तो आपको 10 रुपए नहीं मिलेंगे, 10 रुपए से कम ही मिलेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि लोग क्या ना करें, सिक्के पिघलाकर बेचने ना लगे। एक बार सोच के देखो, ऐसा क्यों नहीं होता कि जो धातु लगी है वो ज्यादा हो। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और उसके अंदर जो धातु लगी हुई है उस धातु की कीमत 12 रुपए। तो सब लोग क्या करेंगे, 10-10 के सिक्के इकट्ठे करेंगे, उन्हें पिघलाएंगे और उनसे पिघलाकर धातु बनाकर उसे क्या कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है भाई, और बेचने से उन्हें क्या होगा, हर सिक्के पे 2 रुपए का फायदा होगा, यानी 100 सिक्के भी पिघलाए तो 200 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, इससे नुकसान किसको होगा, सरकार को नुकसान होगा। तो इसी वजह से या तो वो बराबर होता है हमेशा या उससे कम होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लोगों का तुम्हें पता नहीं है, लोग कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से ऐसा किया जाता है कि जो सिक्के होते हैं उनके अंदर जो धातु लगती है उसका मूल्य हमेशा कम होता है उस सिक्के की मौद्रिक वैल्यू से, ताकि कोई उन्हें पिघलाए ना। क्योंकि अब मान लो कोई सिक्का है तुम्हारे पास 10 रुपए का, उसकी मौद्रिक वैल्यू यानी उसकी धातु का वैल्यू कितना है, 5 रुपए, तो तुम उसे क्यों पिघलाओगे भाई, 5 रुपए में बेचोगे बाजार में, इससे बढ़िया उसका सिक्के को ले जाकर सीधा 10 रुपए में ही नहीं यूज कर लोगे। तो इसी वजह से हमेशा वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा। सर। हाँ जी बताइए। सर प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी जो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, इन्हें प्लास्टिक मनी बोला जाता है। ठीक है, किस एक में तो आएंगे? डेबिट है, सर तो ये किस में आएंगे? ये भी इसी के अंदर ही आएंगे, बट ये मुद्रा के प्रकार नहीं है ना, ये मुद्रा नहीं है ना, ये तो आपकी अलग चीज होती है ना। तो बैंकिंग व्यवस्था के अंदर आएंगे। प्लास्टिक मनी के अंदर दो चीजें आती है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। दोनों में अंतर पता है? एक तो डेबिट कार्ड होता है यस सर। और एक क्या होता है आपका, क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पता है किसी को? सर अभी तो नहीं पता था, जब पढ़ा था सर इसे मैंने। देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। डेबिट कार्ड आपका एटीएम ही होता है, जो आपका एटीएम होता है ना, सबके घर में एटीएम होगा, जो एटीएम होता है वो डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अलग से बनवाना पड़ता है। डेबिट कार्ड का मतलब है कि डेबिट कार्ड से तुम वो पैसा निकाल सकते हो जो तुम्हारे बैंक में ऑलरेडी है। ठीक है, नहीं, अगर तुम्हारे बैंक में 1,000 रुपए है तो तुम डेबिट कार्ड से 1,000 रुपए निकाल सकते हो। कभी कभी ओवरड्राफ्ट भी होता है, बट वो करंट अकाउंट में होता है, उसका इतना दिमाग मत लगाओ। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि डेबिट कार्ड से जो आपका एटीएम कार्ड होता है, मेरे को एक बात बताओ कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, क्या आप एटीएम से 11,000 निकाल सकते हो? नो सर। नो सर। निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चल तो इस सकते, वजह ठीक है से भाई। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जिसके अंदर आप सिर्फ उतना ही मूल्य निकाल सकते हो जितना आपके बैंक में आपने जमा करा रखा है, इसे डेबिट कार्ड बोलते हैं। जो भी आपका एटीएम कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड ही होता है। ठीक है, फिर बात आती है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट का मतलब होता है वैसे लोन या फिर उधार। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको बैंक क्या करता है, एक कार्ड बना कर देता है। मान लो आप बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो आपको एक कार्ड बना कर दे देता है। ठीक है, और उसकी लिमिट रख देता है, मान लो कितनी है, 30,000 रुपए। तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 30,000 रुपए। तो बैंक क्या करता है, जैसे मान लो आज आपने पे किया तो ये जो ये क्रेडिट कार्ड होता है इसका बिल आता है मंथली, यानी एक महीने में आप जितना पे करोगे महीने के लास्ट में
उसे भरना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि एक तरीके से बैंक आपको 1 महीने के लिए उधार दे देता है, जो भी क्रेडिट कार्ड से आप लेते हो, भले ही आपके अकाउंट में पैसे हों चाहे ना हो, ठीक है, उसे आपको 1 महीने बाद क्या करना पड़ता है, बैंक को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये छोटे टर्म के लिए आपको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है बैंक से एक छोटी सी अमाउंट का। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब एक ऐसा कार्ड जिसमें आप तब भी पैसा खर्च कर सकते हो जब आपके बैंक में ना हो। ठीक है, और उसके बाद आप उसको पैसे को चुका दो, अपना बिल पे कर दो। ठीक है, हर महीने के लास्ट में या जब भी आपके बैंक की तारीख आती है, तो क्रेडिट कार्ड से आपको इंस्टेंटली एक छोटे से पीरियड के लिए क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. हाँ, तो ये आपकी दो चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। कभी कंफ्यूज मत होना, क्रेडिट कार्ड अलग से बनता है। ठीक है, वो आपको बैंक में जाके अलग से बनवाना पड़ता है और सबका बनता भी नहीं है। ठीक है, जिसका सिबिल स्कोर अच्छा होता है उसी का बनता है, यानी कि जो लोन लेने के लिए एलिजिबल होता है उसी का बनता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, वो पहले जज करते हैं कि तुम पे कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर तुम पे कर पाओगे तो उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, लिमिट देते हैं। अगर जैसे आपकी सैलरी कम है, आपने इतने लोन वगैरह नहीं लिए हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर क्या है, इतना अच्छा नहीं है, तो आपको कम लिमिट देते हैं, 10,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, इतना ही खर्च कर सकते हो 1 महीने में। ठीक है, और महीने के एंड में पे कर देना। अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, मान लो आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो बैंक को पता है कि तुम्हारी सैलरी आ रही है 2 लाख रुपए महीना इतने लंबे समय से, तो तुम्हारे पास पैसा तो होगा ही। तो वो तुम्हें 2 लाख की लिमिट दे देगा, 4 लाख की लिमिट भी दे देगा कि महीने में 4 लाख रुपए खर्च करो, बस भर देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिल जाता है। डेबिट कार्ड के आप वही पैसा निकाल सकते हो जो आपके अकाउंट में है ऑलरेडी। ठीक है, अब बात आती है मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। अब हमें समझ आ गया मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के प्रकार क्या क्या है। बात आती है कि सर मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। तो देखो, मुद्रा के कार्यों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो उसका प्राइमरी वर्क जो है, यानी जो प्राइमरी चीजें वो करती है, पहला काम है विनिमय का माध्यम। यानी ये क्या करती है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को पॉसिबल बनाती है। अगर आपको कोई वस्तु लेनी है तो उसके लिए आप मुद्रा के थ्रू पे कर सकते हैं और बदले में आपको क्या मिल जाएगी, वो वस्तु मिल जाएगी। तो वस्तु और सेवाओं के लेन देन को, व्यापार को क्या करती है, पॉसिबल बनाती है, यानी विनिमय के एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। दूसरा, मूल्य की एक इकाई प्रदान करती है, यानी सबके लिए मूल्य निर्धारित करने में मदद करती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें ये देखना हो कि एक गाय के बदले तुम्हें कितने गेहूं देने पड़ेंगे, कितने चावल देने पड़ेंगे, कितनी क्या चीज देनी पड़ेगी, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है भाई। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपको रियलाइज होगा कि मुद्रा के अंदर इन सब चीजों को मापना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, एक समान इकाई मिलती है। ठीक है भाई, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, चीजों को आराम से माप लेते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मूल्य की इकाई प्रदान करती है कौन, हमें, मुद्रा। इसके बाद सहायक कार्य क्या होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या करती है ये। तो देखो, इसके अलावा क्या क्या करती है। पहला तो स्थगित भुगतानों का मान, जैसा कि अभी हम वस्तु विनिमय पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मान लो आपको किसी को ये वादा करना है कि भाई मैं अगले महीने आपको क्या करूंगा, इतने पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब वो किसी वस्तु के टर्म्स में करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दौर में उस वस्तु की डिमांड क्या रहे, स्थिति क्या रहे, इसका कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से वो उस वस्तु के टर्म्स में करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पर दूसरी तरफ मुद्रा में ऐसा कर सकते हैं हम, है ना, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। हाँ, तो इसी वजह से मुद्रा के टर्म्स में वो सब करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये मूल्य का संचय उपलब्ध कराती है हमें। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि समस्या होती है, अगर क्या करना हो भाई, तुम्हारे को पैसा इकट्ठा करके रखना हो। पैसा इकट्ठा करके रखने का मतलब क्या है, यानी अगर तुम्हारे को मूल्य को इकट्ठा करके रखना हो तो तुम्हें वस्तु को ही इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होती है, समस्या होती है इस स्थिति में। इसी वजह से मुद्रा की वजह से ये काम आसान हो जाता है कि तुम्हें पैसे सेव करके रखना है तो नोट लो, बेड के नीचे डाल दो, फ्रिज के नीचे डाल दो, कहीं भी डाल दो, पैसे सेव हो गए। ठीक है, तो मुद्रा से क्या होता है, काम आसान हो जाता है। क्या करना, मूल्य को संचय करके रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की तरह ना तो कोई हानि होती है और ना ही भंडारण की समस्या का सामना करना पड़ता है। भाई 10,000 रुपए इकट्ठे करने हो तो भी उतनी जगह लगेगी, अगर 50 लाख इकट्ठे करने हो तो थोड़ी सी ज्यादा जगह लगेगी, पर इतनी ज्यादा भी नहीं लगेगी कि अगर तुम्हें वस्तु रखनी पड़े। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी वजह से मूल्य का हस्तांतरण आसान हो जाता है, कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें फीस पे करनी थी 400, तो तुम मेरे को वहां से 40 किलो गेहूं भिजवाते, इससे बढ़िया तुमने क्या किया, आराम से पैसे ट्रांसफर कर दिए, काम खत्म हो गया। तो सेम ऐसा ही इसके अंदर होता है कि मूल्य का हस्तांतरण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। किसकी वजह से, मुद्रा की वजह से। अब यहाँ से ये टॉपिक समझना, क्योंकि यहाँ पे सबको क्या होती है, दिक्कत होती है, फिर ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का मतलब है कि भाई मुद्रा आती कहाँ से है, अब ये सारा पैसा आता कहाँ से है, और इसमें शामिल क्या, किस किस को किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि मुद्रा की पूर्ति करता कौन है। मुद्रा की पूर्ति की जाती है किसके द्वारा, एक तो हमारे रिजर्व बैंक द्वारा, और साथ ही साथ हमारी सरकार द्वारा। जो सिक्के वगैरह होते हैं वो सरकार छापती है। ठीक है,
जैसे एक का सिक्का वगैरह ये सब सरकार छापती है, उसके अलावा जो नोट वगैरह होते हैं वो सब कौन छापता है? रिजर्व बैंक छापता है। ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या है? मुद्रा की पूर्ति का मतलब है कि एक निश्चित समय पर देश के लोगों के पास कितनी मुद्रा है। यानी अगर मैं अभी बात करूं तो इसका मतलब है कि अभी पूरे देश में लोगों के पास टोटल कितना रुपया है। इसे क्या बोलते हैं भाई? मुद्रा की पूर्ति। यानी कि एक निश्चित समय पर देश में सभी लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा की कुल संख्या, ठीक है, या कुल मान क्या कहलाता है भाई? मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। इसको रट्टा लगा लो एकदम। ठीक है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या है कि एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल कितनी मुद्रा उपलब्ध है, यानी कुल मुद्रा का स्टॉक कितना है। इसे 4 तरीके से मापा जाता है। ठीक है भाई। M1, M2, M3 और M4। पर कक्षा 12, क्योंकि अभी आप 12th में हो तो आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है और वो क्या है? M1। तो आपके सिलेबस में बस एक ही है तो हम बस M1 ही पढ़ेंगे। तो M1 के अनुसार इसमें किसे किसे शामिल करते हैं? देख, तो पहला वो जो जनता के पास करेंसी, यानी आपके पास जितना कैश है उसे शामिल करेंगे। ये याद रखना। पहला क्या? कैश। यानी आपके पास जितने भी सिक्के और कागजी नोट हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। दूसरा होता है मांग जमाए, यानी आपने बैंक में कितना पैसा डाल रखा है अपना, उसे जोड़ेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए आपके घर के अंदर आपके पास कैश कितना है, मान लो 10,000, और आपके बैंक में कितने जमा है? 50,000। ठीक है। और तीसरी चीज जो इसमें शामिल की जाती है वो होती है अदर डिपॉजिट, यानी कि रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती है। अन्य जमाएं क्या होती है? देखो, अन्य जमाओं में क्या क्या होता है, अभी से गौर से समझना, क्योंकि यहीं पे ही सब कंफ्यूज होते हैं। अन्य जमाओं में क्या क्या होता है? एक सेकंड, कौन आया? हाँ। तो अन्य जमाओं में क्या क्या होता है? देखो, इसमें शामिल किया जाता है सबसे पहला, ये जमाए होगा, ये जमाई हो गया, जमाएं शामिल होते हैं। कौन कौन सी? देखो, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF तथा विश्व बैंक की मांग जमाएं। तो हमारा जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जो बाकी के अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, वो कुछ पैसा जमा करा के रखते हैं, तो उसे हम शामिल करेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ RBI के पास केंद्रीय बैंकों और विदेशी सरकारों की जो मांग जमा है उसे शामिल करेंगे। यानी कि RBI के पास, जैसे मान लो, जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेरिका का भी अपना केंद्रीय बैंक होगा, ब्रिटेन का भी अपना केंद्रीय बैंक होगा, स्विट्जरलैंड का भी अपना केंद्रीय बैंक होगा। और वो सब जो पैसा हमारे RBI के पास कुछ अमाउंट में जमा करा के रखते हैं उसे भी हम क्या करेंगे? इसके अंदर शामिल करेंगे। ये दो चीज हमें समझ आ गई। पहला कौन सा? जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, चाहे कोई सा भी हो, उनकी जो पैसा RBI में जमा है उसे शामिल करेंगे। दूसरा, RBI के पास जो दूसरे देशों की सरकारों का, ठीक है, या फिर दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों का पैसा है उसे भी जमा करेंगे। और इसी के अलावा हमारे यहाँ जो वित्त संस्थाएं होती हैं, जैसे कि IDBI हो गई, इसके जैसे और जो वित्त संस्थाएं होती हैं उनका RBI के पास जो पैसा है उसे इसमें शामिल करेंगे। तो ये 3 चीजें शामिल होती हैं। कौन सी चीजें शामिल नहीं होती है? पहला, तो जो हमारे देश की सरकार का RBI में पैसा होगा, ठीक है भाई, और जो देश की बैंकिंग व्यवस्था का RBI के अंदर पैसा होगा, वो 2 चीजें इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। और इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा। यानी कि मुद्रा की पूर्ति क्या बोलते हैं? M1 माप। पहला वाला क्या था इसके अंदर? कि जनता के पास जितना पैसा है, ठीक है भाई। दूसरा, जनता ने बैंक में जितना पैसा डाल रखा है। और तीसरा, जो RBI के पास अलग अलग चीजें हैं, जैसे IMF या अंतरराष्ट्रीय संगठनों का जितना भी पैसा RBI पे, वो। उसी के अलावा RBI के अलावा जो बाकी देशों के केंद्रीय बैंक हैं या फिर सरकारें हैं, उनका पैसा जो भारत के RBI में है वो। और बाकी की वित्त संस्थाएं जैसे कि IDBI के पास जितना भी पैसा है, IDBI वगैरह का जो RBI के पास जमा है वो। ठीक है। क्या क्या शामिल नहीं करेंगे? हमारे देश की सरकार का जो पैसा है किसके पास है भाई? RBI के पास है, उसे शामिल नहीं करोगे। और दूसरा, जो हमारे देश के बाकी बैंकों का पैसा किसके पास है? RBI के पास है, उसे जमा नहीं करोगे। ये आगे आगे चलते हुए क्लियर होता जाएगा। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका कि मुद्रा की पूर्ति करता कौन है। तो मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और भारत सरकार करती है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, यानी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो 1 रुपए के नोट तथा सभी सिक्के जारी करता है। यानी 1 रुपए का जो नोट होता है और उसके अलावा बाकी के जितने भी सिक्के हैं, 1 का, 10 का, जितने भी सिक्के हैं सब यही जारी करता है। उसके अलावा बाकी के जितने भी नोट है, 1 के नोट को छोड़कर बाकी के जितने भी नोट है सब कौन जारी करता है भाई? भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि RBI जारी करता है। ठीक है। और वाणिज्यिक बैंक भी क्या करते हैं? मुद्रा की पूर्ति करते हैं। ये जो तीसरा वाला टॉपिक है ना, ये आपको 5वें चैप्टर में अच्छे से समझ आ जाएगा, तो तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है। अभी बस ये याद रखो, 1 रुपए का नोट और बाकी सिक्के सरकार जारी करेगी।
और 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट, ठीक है भाई, 10 का नोट, 20 का नोट, 1000 का नोट, जितने भी नोट है सब कौन जारी करेगा? आरबीआई। 1000 का तो आता नहीं है खैर, तो 500 का और 2000 का नोट कौन जारी करेगा? आरबीआई। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है भाई यहाँ पर।